8. अर्श, ये जो पर्टिकुलर एपिसोड जो अब होने वाला है जी, मैं ये एपिसोड डेडिकेट करना चाहूंगा उन कंसिस्टेंट क्रिटिक्स के लिए जो हमारे कमेंट सेक्शन में आके खूबसूरत भाषा में हम लोग की तारीफ करते हैं बहुत अलग अलग तरीके अलग अलग तरीकों से, और जिसमें अक्सर ये बात ये भी बोली जाती है यार कि भाई आप फर्जी हैं और आपने ऐसा कुछ रील में किया नहीं है वगैरह वगैरह। जी, मे भी शायद इसलिए होता है कि कभी हमने अभी तक के पॉडकास्ट में अपनी हुई गलतियों को एक्नॉलेज किया नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब अभी इमेज शायद ऐसी बनी कि ये जो लोग बात कर रहे हैं एकदम परफेक्ट है, इन्होंने जितने केसेस किए हैं एक सब कुछ एकदम मिडास टच वाली बात है, मतलब हाथ लगाया ये सोना बन। तो आई थिंक ये एपिसोड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उन केसेस के बारे में भी हम लोग बात करें जो शायद आपसे सॉल्व नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, या जिसमें कुछ गलतियां हो गई जो आप ऑनेस्टली आज एक्नॉलेज करने के लिए वेरी उस स्टेट ओपन में भी टू आ टॉक चुके हैं। अबाउट दीज थिंग्स। आई एम वेरी ओपन। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, मैंने किसी की हेल्प ली जी, तब जाके वो सॉल्व हुआ। लेकिन राहुल, कई सारे ऐसे भी केसेस हैं जो मैंने सॉल्व ही नहीं कर पाया, मतलब जिसका शुरुआत ही ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं कि इसके बाद करना क्या है, मैं वहां से हट गया अलग। और वो केसेस आज भी मिस्ट्री हैं, मतलब वो सॉल्व नहीं हुए आज हैं भी मिस्ट्री होंगे नहीं कह सकते, लेकिन उस समय तो मिस्ट्री थे मेरे लिए, मैंने छोड़ दिए थे। अच्छा, उनको पूरी हुआ तरीके क्या से। उसका आपको आप आज की तारीख में नहीं, कोई कोई अंदाजा नहीं। कई सारे ऐसे केसेस हैं राहुल जो, और जितने आपने अभी तक सुने समझ लीजिए दुगने ऐसे केसेस रहे होंगे जो हमने छोड़ दिए। मतलब Yes, मैं कोई इतना I'm pretty बड़ा sure. एक्सपर्ट तो मैं अपने आपको कहूंगा ही नहीं, लर्नर कह सकता हूँ, सीकर कह सकता हूँ, लेकिन एक्सपर्ट कहलाना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। और इस बात की भी कोई खास गारंटी है नहीं, ये चीज ऐसी है कि जो एक्सपर्ट होगा इससे कोई गलती ना हो, ये भी एक बात है। चलिए आज बात करते हैं उन केसेस के बारे में जो आपको ऐसा लगा कि आपकी सोच के और उसके बाहर है। हाँ बिल्कुल, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस से इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। वो आई थिंक वो ऐसा केस भी नहीं था जो आप सॉल्व करने जा रहे थे जी, बट वो आपके आसपास का था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप उसमें आपने शुरुआत करी होगी अपनी एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तो शायद उसने आपको काफी इंस्पायर किया होगा। और वो यार केस अभी भी जो मेरे रोंगटे खड़े करता है यार, वो आपके घर के पास वाला है जो आपने मुझे दिखाया था, जिस घर में आपके मुंजा का साया आपने बताया था। जब पहली बार मुझे पता लगा था कि कोई बच्चे की आत्मा का प्रेत भी इस किस्म का भयानक हो सकता है, कुछ होता है ऐसा करके। तो हाँ थोड़ा बताइए पहले उस केस के बारे में, उसके बाद फिर उस पे आपका क्या रिएक्शन। पहले तो ऑलरेडी एक पूरा एपिसोड बन चुका है उसके ऊपर, और मैं तो क्या उसको 12 तांत्रिक मिलके भी नहीं सही कर पा रहे हैं, आज भी नहीं सही कर पा रहे हैं। आज भी वैसे ही वैसे का वैसा ही है, आज भी वहां से खुशबू आती है। इवन मेरी एक दोस्त है तो उसने मुझसे बोला कि मुझे वो घर दिखाओ, तो मैं चला गया उसको वीडियो कॉल पे वो घर दिखाने। मैंने घर दिखाया, उसको बताया कि ये घर है, तो वो एक्चुअली नहीं डरती, उसको बहुत इंटरेस्ट है पैरानॉर्मल में। तो थोड़ा सा मैं और आगे गया तो मुझे क्या दिखा कि एक ब्राह्मण का बच्चे का प्रेत है जो खिड़की से झांक रहा है। अब यार आप इसको फिक्शनल कह लें या कुछ कह लें, तो वो मुंजा अभी तक वहां से गया ही नहीं है। कई सारे ऐसे सुपरनैचुरल केसेस है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देते। मैंने जब अपने दोस्त को वो बात बताई तो वो कह रही है कि निकल आओ वहां से, वहां खड़े होने की जरूरत है नहीं। तो कई सारे ऐसे केसेस राहुल, ये तो सिर्फ मुंजा का ये जो केस था ये आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी केस रहे होंगे जो मैंने ना सॉल्व करे हो, किसी और ने सॉल्व कर दिया। उस केस की शुरुआत क्या थी, मतलब लाइक बेसिकली हुआ क्या था वहाँ पे, थोड़ा सा अगर आप जल्दी में रिवाइंड कर सके। पहले की तो सिनेरियो मुझे नहीं पता कि वहां पर कैसे मुंजा आया। एंड वन मोर थिंग, क्या उस टाइम तक का क्या आपको मतलब पता था कि मुंजा होता क्या है, और जब आप पहली बार आपका राब्ता हुआ इसे? नहीं, पहली बार मुझे नहीं पता था कि वो मुंजा होता है, उसको मुंजा बोलते हैं। बस यही पता था कि एक कच्चा कलवा होता है, उतना पता था। मुंजा के बारे में आई हैव नो आइडिया, मतलब उस समय तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। तब मैंने गुरु से पूछा, तब उसने बताया कि भ्रूणों को मारकर और मुंजा बढ़ते हैं। जब 100 भ्रूण मर जाते हैं, बच्चा नवजात शिशु जब होते हैं, जब वो 100 मर जाते हैं तब जाकर एक मुंजा का जन्म होता है, और वो वहां पर यही कराना चाह रहा था। तो राहुल वो जगह आज भी बहुत स्पूकी है, मैं डरता हूँ उस जगह जाने से आज भी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहां पर इस समय कितने मुंजा वास कर रहे हैं। शायद 1, शायद 2, शायद 3, लेकिन उस जगह जाने से आज भी मैं डरता हूँ। उस घर के सारे लोग मर गए, राइट? कोई बचा नहीं? घर में अब कोई नहीं। आइसक्रीम फैक्ट्री खुली हुई है, उसमें भी कोई जाता नहीं है। आइसक्रीम के ठेले वगैरह रखे हुए हैं, बाकी वो सील है पूरा घर। वो घर अभी भी सील है, कोई नहीं जाता उसके अंदर, लेकिन लाइट जलती है, बिजली प्रॉपर आती है राहुल।
शायद मुंजा खेलते होंगे, हो सकता है पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है उसकी न जाने कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी नहीं हमारे पूरे इंडिया में। एक शायद मैंने आपको अपने घर के पास वाली दिखाई जो जी बिल्कुल घर मैंने आपको बताया था, वो बंद है तो सालों से बंद है। अब वो उसमें वाकई में कोई एंटिटी है या अफवाहें हैं तो ये आज तक कोई डिसाइड मतलब बता नहीं पाया फॉर्मली, बट ऐसे I'm pretty sure कानपुर में भी ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज होंगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और लोग अभी भी जाने से कतराते हैं। प्रॉपर्टीज छोड़ो, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको देखने से कतराते हैं इंसान। ऐसे भी लोग हैं। एक केस मेरे पास आया था एक आंटी का, मेरे घर से कुछ दूरी पर वो घर है और कहा जाता है कि वो एक बंगला टाइप का घर है, एकदम जैसे पुराने विक्रम भट्ट टाइप की मूवी में जो बंगले होते हैं वो घर है। जी। और वो जो घर में एक दादी रहती हैं और थोड़ी पागल हैं, तो वो बाहर निकलेंगी, सामान वामान लेंगी, कुछ खाने पीने का, घर के अंदर चली जाएंगी और बाहर बैठती हैं तो एक चेयर एक्स्ट्रा डाल के बैठती हैं। किसके लिए कब कुछ नहीं पता। वो उसी चेयर से बात करेंगी, उठेंगी, उस चेयर पर बातचीत भी क्या करती कुछ बातचीत भी करती हैं। आज भी दिख सकती हैं आपको वो, लेकिन उस घर के आसपास भी कोई भटकता नहीं है। इवन उनके बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है तो वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी करता है, सोच समझ के मतलब जाता है। ज्यादा खौफ मतलब उस एरिया मुझे तो नहीं लगता, लेकिन खौफ तो मैं कभी नहीं गया उस घर में, लेकिन दूर से देखने में पूरा डरावना। मतलब एक गली खत्म होती है, जैसे आप दूसरी गली की ओर मुड़ेंगे वहीं कॉर्नर में बना हुआ है वो मकान और बड़ा खतरनाक दिखता है वो मकान एक्चुअली। तो ये वो चीजें हैं राहुल जो मैंने कभी सॉल्व करी नहीं है, मतलब गया भी नहीं हो सॉल्व करने। ऐसा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आपको नहीं ऐसा अंदर से लगता है कि चलो एक बार जाके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, मतलब क्या हो कैसा हो? नॉर्मल कॉलेज के लड़कों को दिल करता है अंदर एक गुदगुदी होना, वो ठीक है, वो सही है, लेकिन जब उसको तुम साक्षात्कार रूप में देखने जाते हो ना, यू नेवर नो कि उस घर के अंदर क्या इंतजार कर रहा है। मुझे ना लग जाता है राहुल, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आज भी उस घर के अंदर कोई बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी एंटिटी जो आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश भी नहीं करी, करना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा, रियल लाइफ पॉइंट पे आके यार सुनो कि मैंने काफी सारे ऐसे जांबाज किस्म के लड़कों को देखा है जो अपने कॉलेज और डेज में, एंड इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, हम भी इसी टाइप के थे। पता चला कि कोई फलाना जगह हॉन्टिंग है तो रात के 12-1 बजे चले गए वहाँ पे बाइक वाइक लेके, वहां जाके बिल्लियां मार रहे हैं और कुछ सामान्य तमाशे कर रहे हैं। तो ऐसे आज मैं चाहूंगा कि आप ऐसे जांबाज लड़कों के लिए कुछ 2 शब्द बोले। मतलब 2 शब्द क्या है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो तुम्हारे साथ ना हो। तो मेरा ऐसा मानना है, तब तक हम हर कहानी को एज अ घटना सुनते हैं, एज अ अंधविश्वास सुन लेते हैं। यही 2 पहलू होते हैं। सच वो तब होती है जब वो तुम्हारे साथ होती है। एग्जैक्टली, सच तब होती। अच्छा गाइस, इसके मतलब क्योंकि अर्श ने ऐसा बोला है तो बता दो यार कि मैं भी उसी माइंडसेट से आता था काफी हद तक। अभी भी मैं एक सिनिक हूँ, लेकिन अभी अर्श के साथ रहते रहते जब आपका राब्ता रियल लाइफ केसेस के साथ होता है और आप देखते हो यार कि नॉट जस्ट भूत शायद हमारे लिए बड़ा मिस्टीरियस, बड़ा हॉन्टेड टाइप रहता होगा, लेकिन जिनके घर में ऐसा होता है उनके परिवार वाले, उनके आसपास वालों के लिए ये एक बड़ा एक ट्रैजिक माहौल रहता है यार, एक सदमा रहता है जो शायद अगला ठीक भी हो जाए तो उसके सालों बाद तक उनके जहन में रहता है। तो इट्स नॉट अ वेरी फनी बिजनेस जितना शायद हमें एक बाहर से देख के लगता है। इससे मुझे केस और याद आया अर्श जो आपने बताया था, जिसमें एक उइजा बोर्ड वाला मैटर था और फिर बाद में उसके सॉल्यूशन के लिए मटके के अंदर एक भ्रूण, एक लेड के बॉक्स के अंदर एक भ्रूण को रखा गया था जिसमें से वो चल के बाहर आया था, हम लोगों को सुनाई दिया था। राहुल, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि अगर मैं इतने सारे पैरानॉर्मल केसेस से डील करता हूँ तो सॉल्व करना बहुत इजी होता है। चलो मैं आपको कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताता हूँ जो कह सकते हैं राहुल मैंने बताए भी नहीं है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कभी बताने की, क्योंकि वो सॉल्व होते नहीं है। जिसमें से सबसे पहला केस मैं उठाऊंगा मुंजा का। सुनने में बहुत अजीब लगेगा। एक और मुंजा का केस मेरे सामने आया था राहुल, और मैंने ही बढ़ चढ़कर ये बोल दिया था कि चलो मैं सॉल्व कर दूंगा। पर राहुल, मुंजा का केस मैंने आज तक अपनी पूरी पैरानॉर्मल लाइफ में सॉल्व नहीं किया है। मैं सिर्फ किसी बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ गया हूँ, देखा है उसको माना हूँ, या फिर उसको टेम्परेरी शांत कर दिया है। राहुल, जब एक केस था, मैं आपको बताता हूँ, मेरे मामा के यहाँ का केस था ये। तो मेरे मामा के घर के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था प्रॉपर। दिक्कत क्या हो रही थी, क्योंकि मामा को सब जानते हैं, तो दिक्कत ये हो रही थी कि उधर जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, वो एक पॉइंट पे आके रुक गया था। और वो था कंस्ट्रक्शन के समय एक कमरे का निर्माण, मतलब नीचे का एक कमरा था, उस पे पिलर नहीं लग रहा था राहुल। बार बार वो लोग पिलर लगाने के लिए क्या होता है, सरिया लगाते हैं, फिर सीमेंट लगाते हैं। तो जो भी ये काम कर रहा था, जो भी मजदूर, वो अगले दिन मर जा रहा था। ये घटना आपके कानपुर की है? ये कानपुर की है। तो अब ये राहुल बड़ा अजीब सा सिनेरियो था। तो मेरे मामा से भी कुछ लोगों ने ऐसे कंसल्ट किया कि क्या है ये, वो दिक्कत होती जा रही है और अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। अच्छा, सभी को सपने ये आ रहे थे कि एक बच्चा है जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है जिंदा, और जब जब कोई सरिया लगा रहा है तो तब तक वो सरिया उसके मुंह में घुस रही है,
शरीर में घुस रही है और सभी को मतलब सेम सपना आ रहा है। सेम सपना आने का कोई चांस ही नहीं है राहुल। हर इंसान की ऊर्जाएं अलग हैं और जो वहाँ पे काम नहीं करते हैं, लेट सपोज जो वहाँ का मालिक है, जो वहाँ का पूरा एक जिसने टेंडर उठाया था, तो वो कह रहा उसको भी ये सपना आ रहा है। ओके। तो मेरे मामा ने कहा कि अगर ऐसा कुछ सपना आ रहा है तो अब तुम उसको खुदवा के देख लो, शायद ठीक हो जाए। अच्छा, अब किस्मती से कि मैं वहां पर था। मैंने कहा मामा मैं चल सकता हूँ क्या देखने के लिए? तो बोले ठीक है। वहां पर गए तो उस दिन खुदाई चालू थी। ओके। बहुत खोदा गया, लेकिन उस कमरे में जहाँ पिलर लगता था, जहाँ लग नहीं पाता था पिलर जी, उधर कुछ निकला नहीं राहुल। कोई भी बच्चे की लाश, कोई भी कुछ ऐसा, हड्डियां तक नहीं निकली। तो फिर आखिर ये सपना आ क्यों रहा था? अच्छा, गड्ढा होने से एक दिन और बढ़ गया। अब वहां पे फिर पहले सीमेंट लगेगी, उसको प्रॉपर गिट्टी लगेगी, उसको सही से सपाट किया जाएगा, तब वापस से पिलर डाला जाएगा जी। उसमें करीबन 2-3 दिन लग गए थे। अब तीसरे दिन जब फिर से पिलर डाला गया तो कहा गया है कि जो मजदूर उसमें सेट कर रहा था उसने सरिया से अपने ही पैर को मतलब हर्ट कर लिया। जो सरिया होती है उसने अपने ही पैर पे गाड़ दी। ओके। वो मतलब बहुत सदमे में आ गया। तो जब उससे पूछा गया, 3-4 लोग थे बेसिकली वो, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि उनके खुद का बच्चा, लेट सपोज कोई मजदूर है, 4-5 मजदूर है, तो उन्होंने कहा कि उनका खुद का बच्चा जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, उनको ऐसा लग रहा था। तो जैसे ही उन्होंने सरिया गाड़ने की कोशिश करी, उन्होंने वो सरिया वहां से हटा दी और अपने पैर पे गाड़ दी। ओके। अब ये बड़ा ट्रिकी हो गया था राहुल समझने के लिए कि आखिर क्या है वहां पर। कई सारे बाबाओं को बुलाया गया, उन्होंने देखा। कुछ लोगों ने कहा यहाँ पर प्रेत है, किसी ने कहा भूत है, सबने अपने अपने तरीके से बताया। बट एक चीज सबकी कॉमन थी कि उनको बच्चा दिख रहा था। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बच्चे की आत्मा दिख रही है तो बच्चे की आत्मा होगी, क्योंकि राहुल जितना अभी तक हमने आपको बताया है, कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो इमिटेट कर सके बच्चे की तरीके, मुंजा को छोड़ के। एग्जैक्टली। तो मुंजा ही हो सकता है वहां पर, मुझे ऐसा लग रहा था, या फिर कच्चा कलवा, या कुछ ऐसे कलवों की आत्मा होगी जो वहां पर होगी। अब कच्चे कलवे देखने के लिए राहुल 2 प्रोसीजर होते हैं। जब भी कोई जलता है, जिस शमशान की जो चिता होती है, उसकी जो आखिरी अग्नि होती है राहुल, उस अग्नि के थ्रू अगर उस अग्नि को आप ले आए किसी तरीके से स्टोर करके, जैसे अग्नि लकड़ी में लगी होगी, उसको आप जलाते रहो और किसी और लकड़ी के थ्रू उसको लेके आ गए। और आखिरी अग्नि का क्या मतलब होता है? मतलब जब अंगार बचता है केवल, अच्छा, जलने के बाद, राइट, जो ऑलमोस्ट वो बुझ चुकी है, ऑलमोस्ट बुझ चुकी होती है, बट अंगार होता है। तो उस अंगार से किसी चीज को जलाते रहो और जहां पर तुम्हें लगता है कि वहां पर कलवा है या कच्चा कलवा, यानी छोटे बच्चे की आत्मा है, वहां पर वो अंगार ले जाके छोड़ दो। ओके। होगा ये कि जब अंगार गिरेगा तो जमीन पर निशान नहीं बनेगा, निशान सिर्फ उस जगह बनेगा जहां वो कलवा होगा। ऐसा है, क्योंकि जलता अंगार आप जमीन पे छोड़ोगे तो निशान बनने के चांसेस हैं, राइट। तो इन्होंने यही काम किया। किसी ने बताया कलवे का एक एग्जांपल लेके, तो उन्होंने पूरे उस पे वो गिरा दिया, लेकिन कहीं पर भी कलवे का कोई निशान नहीं मिला। पूरी जमीन काली हो गई, खराब हो गई थोड़ी सी। फिर से उन्होंने टाइल्स वगैरह लगवाई और सब चीजें सही करी। नाउ एक और तरीका होता है राहुल मुंजा को देखने का। आज मैं आपको पहली बार इस एपिसोड में बता रहा हूँ। मुंजा को लाइव देखने का एक तरीका होता है। मैं उस तरीके में कुछ फेर बदल कर दूंगा ताकि कोई भी इंसान उसे ट्राई ना करे, बट मैं बताऊंगा। तो मैंने वहां के लोगों से ये बोला कि शायद मुंजा हो सकता है। अब चूंकि मामा पहली बार मुझे ऐसे देख रहे थे, थोड़े शौक थे, बट स्टिल मैंने बोला कि शायद मुंजा हो सकता है। एक काम करते हैं, जहाँ शमशान घाट है वहां चलते हैं। राहुल, आपने देखा होगा जो अर्थियां होती हैं, जैसे मान लीजिए जो अस्थियां हम लोग इकट्ठा करते हैं, तो अस्थियों में क्या होता है कि जो मटका होता है उसका ऊपर का जो राउंड शेप होता है, जब भी मटका तोड़ा जाता है तो उस राउंड शेप को उठा लो। कोई ऐसा मटका जिसका वो राउंड शेप टूटा ना हो, मटका टूट गया हो लेकिन ऊपर राउंड शेप ना टूटा हो, उसको उठा लो। ढूंढने में 3 दिन लग गए थे, लेकिन मिल गया था फाइनली। और उसके बाद उसे एक पन्नी से, जो काले कलर की पन्नी होती है, उससे ढक दो एक साइड, जैसे कोई मिरर बना रहे हो तुम। और ये सब होने के बाद उस मिरर के ऊपर एक बच्चे का हाथ, जो छोटा बच्चा हो, करीबन 3 से 5 साल का, उसका हाथ 1-2 बार ऐसे ऐसे टैप कर दो। फिर मैंने फिर बदल कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने समझाने के लिए आपको बताया। फिर उस जो मटके का जो राउंड शेप था, उसको तुम उस जगह लाओ जहां पर तुम्हें लगता है कि मुंजा है। जैसे ही तुम लाओगे तो वो जो ब्लैक पन्नी होगी ना, उस पे हल्की हल्की आकृति उभरने लगेगी। ऐसा कहा जाता है कि काली जो पन्नी होती है और मृत्यु का जो घड़ा होता है, वो एक डायमेंशन का काम करने लगता है, एक तरीके का तंत्र। मैंने अधूरा बताया है आपको, मैंने पूरा नहीं बताया। इसके पीछे और भी चीजें हैं, मंत्रोच्चारण भी है। तो जब ये प्रोसेस किया गया राहुल, तो दिखा क्या कि उधर 2 मुंजा थे अलग अलग। ये कैसे पता लगा कि 2 मुंजा थे? क्योंकि उसमें 2 आकृतियां उभर आई थी एक साथ। हाँ, दोनों आकृति ऐसी थी कि एक बच्चा है जो गंजा है,
जिसकी एक चोटी है बड़ी सी। जब पता चल गया कि मुंजा है, बहुत सारे फिर से तांत्रिक आए, फिर से पंडित आए जी, मैंने भी इवन ये बोला कि अब ये लोग नहीं कर पा रहे तो लाओ मैं करता हूँ। सही मैंने कोशिश करी राहुल, मैंने कई सारी चीजों का वहां पे उपयोग करा और रात को मुझे वहां पे रुकना था। तो रात को जब मैं वहां पे रुका तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पैर में दांत से काटा है, जोर से, किसी बच्चे ने। आप वहाँ पे उस दिन रात भर रुके? 2 दिन बाद मतलब रुका मैं वहां पे। ओके। मैंने कहा कि मैं सही कर दूंगा, मैंने बढ़ चढ़ के बोल दिया जी। लेकिन जब मेरे पैर में किसी ने काटा है, मैंने पैर देखा, पैर तो नॉर्मल था, मुझे ऐसा लगा किसी छोटे बच्चे ने जोर से अपने दांत से काटा हो। इसके बाद मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कोई मेरे कान खींच के भाग रहा है। बहुत सिंपल चीजें हो रही थी। खैर मैंने अपने आप को किसी तरह से प्रोटेक्ट करा और जो मुझे क्रिया करनी थी वहां पे रात को वो मैंने करी। उस क्रिया में राहुल क्या होता है, एक दही का कटोरा होता है, मतलब एक कटोरा होता है जिसमें दही होती है, सात्विक चीज होती है वो। ओके। तो दही का रंग बदल जाता है यदि दही के अंदर, अच्छा ये एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि दही में आत्माओं को, कुछ ऐसी स्पेसिफिक आत्माएं जिनको कैद किया जा सकता है सात्विक मंत्रों के जरिए। साबर मंत्र होने चाहिए वो। दिक्कत ये है, अब क्यों किया जा सकता है उसके पीछे क्या रीजन है मुझे नहीं पता, बट जो मैंने अपने गुरु पद्धति से सीखा है वो बता रहा हूँ। मुझे लगा था कि वो जो दही है वो काली हो जाएगी, कमरे के बीचों बीच रखी थी। राहुल मैं क्या देखता हूँ कि जब सुबह हुई है और मुझे लगा था कि सब कुछ शांत हो गया, मुंजा चला गया वहां से, सुबह हुई है, मैं क्या देखता हूँ कि वो जो दही का कटोरा है वो मेरे पास रखा हुआ है। अब किसी ने रख दिया, क्या हुआ, पर उसमें दही नहीं है, वो खाली है कटोरा। और इट जस्ट लाइक कि वो रखा हुआ है, उसको और चाहिए, ऐसा काइंड ऑफ। आसपास नहीं गिरा हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और कोई भी नहीं था उस बिल्डिंग में उस समय पे, क्योंकि कंस्ट्रक्ट हो रही थी। और वो आपके पास रखा, मतलब ऐसा क्या उसको और चाहिए? मुझे ऐसा लगा तो मैंने कहा कि शायद आत्मा ज्यादा ताकतवर है, मैंने और 2-3 कटोरे रख दिए। राहुल अगले दिन वो कटोरे मेरे पास तो नहीं आए, लेकिन वहीं पे रखे रखे खाली हो गए, और जबकि कोई भी बिल्ली, कोई भी किसी तरह का जानवर के आने जाने के कोई भी चांसेस नहीं थे। मतलब ये आपने जग की कोशिश करी कि मैं देखूं? हाँ, मैंने एक दिन जग की कोशिश करी तो मुझे ऐसा लगा, जब मैं उधर कमरे की तरफ देखने की कोशिश करता तो मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे से आ रहा है। तो बार बार पीछे मुड़ना 3-4 बार हो जाता है, थोड़ा रिस्की काम था, मैंने प्रोटेक्शन कर रखी थी प्रॉपर। लेकिन जब मैं मुड़ता तब तक फिर से कुछ ऐसा होता कि मुझे पीछे मुड़ना है, तो ऐसा 3-4 बार होता और उतनी देर में सब गायब। मतलब आप सोच रहे हो, जिस चीज में आप किसी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को कैद करने की कोशिश करो, मुंजा वो चीज भी खा जा रहा है। राइट। और चौथे दिन मतलब 5वें दिन मुझे ये सपना आया कि अगर मैं घर नहीं गया, लेट सपोज जी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी मुंजा ने आके कह दिया उसका कोई रूप हो, मुझे ऐसा हेलुसिनेट हुआ कि अगर मैं घर नहीं गया तो घर पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, घर पे आग लग जाएगी। विजन आया? यस, बाय द वे मैंने आपको एक इंसिडेंट भी बताया था कि मेरे घर पे आग लगी थी, इफ यू रिमेम्बर, कि सर्दी का टाइम था, पापा ने रजाई और मोर्टिन एक साथ ऐसे करके बक्से में डाल दिया था, ये तभी की बात है। मुझे जब विजन आया कि घर पे आग लग सकती है, उसके बाद मैं वहां से लौट गया मामा के घर से वापस, और उसके ठीक 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन मैं वहां पे रुका, तो शायद वो जो मुंजा थे वो 5 दिन काउंट कर रहे थे, और जैसे ही 5 दिन हुआ घर में एक बड़ी आग लगी मेरे, काफी बड़ी। उसको फिर बुझा, कोई किसी की जान नहीं गई, बस कमरा एक पूरा जल गया राहुल, पूरा का पूरा कमरा जल गया अचानक से। तो शायद राहुल ये एक ऐसा केस था जिसको मैं खुद छोड़कर आ गया था। मैंने ये सोचा था कि नहीं करना है भाई, घर वालों पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी तो कैसे कर लेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन घर में आपके सब सही था, राइट? सब सही था। अब दरअसल हुआ ये था कि पापा मैच देख रहे थे, और देखने के बाद वो दूसरे कमरे में बैठे थे, उन्होंने रजाई को फोल्ड करके रखा है जी, और जो छोटी सी मोर्टीन आती थी अभी भी आती है कॉइल वाली जी, वो उसमें शिफ्ट हो गई उस रजाई में, और रजाई को पापा ने कर दिया कपड़े के बक्सों में बंद, बड़े बक्से में। तो वो पूरी रात सुलगती रही राहुल, और कमरे में आग लगी। एग्जैक्टली, पूरे अगर 1-2 घंटे और रुकते शायद पूरा घर जल जाता। ये तो नींद खुल गई सुबह सबकी, तो सब लोग बच भी गए। तो इतने भी खतरनाक होते हैं मुंजा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, आज भी मुझे डर लगता है राहुल मुंजा से। और अभी जब हम लोग जो कैथोलिक पद्धति होती है एक्सोर्सिज्म की, जब वो डिस्कस कर रहे थे, तो आपने एक बात बोली थी कि जो डेविल होता है वो कोशिश करता है कि आपके विल पावर को कमजोर करने की, कमजोर कर दे, कहीं ना कहीं आपको गिल्ट कराता है, वो कहीं ना कहीं एक छलावा करके जी आपके दिमाग में भ्रम क्रिएट करता है। बिल्कुल बिल्कुल अग्री। और आप ऐसे में अपनी खुद की हुई चीजें, अपनी खुद की विद्या सॉर्ट ऑफ भूल जाते हैं, मे भी शायद थोड़ी देर के लिए। एक तरीके का छलावा होता है, मतलब ऐसा छलावा जो शायद साधक को उसकी सिद्धि भी भुला दे, ऐसा छलावा जो साधक को उसकी सिद्धि तक भुला दे। तो अर्श क्या मतलब इस पूरे दौरान जितनी बार आपने एक्सोर्सिज्म वगैरह किया है,
जी। तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई एंटिटी है जो आपके इस माइंडसेट के साथ, इस जी। लाइक आपकी विद्या के साथ खेल रही है, आपको अपनी विद्याएं याद नहीं आ रही बहुत हैं? बार हुआ है राहुल, बहुत सारे सॉल्व केसेस में भी हुआ है और बहुत सारे अनसॉल्व केसेस में भी हुआ है। ओके। अब सॉल्व तो हम बहुत सारे बता चुके हैं कि हम भ्रमित हो गए या ऐसा हुआ, लेकिन क्या होगा कि केस अगर सॉल्व भी ना हो और हम भ्रमित भी हो जाएं। और जब वाकई में आप भ्रमित हो गए, बिल्कुल पूरी तरीके से। एक छोटा सा किस्सा था राहुल, जबलपुर का, जहाँ पे एक डाकनी का वास था एक घर के अंदर जी। और उस केस में मैं सबसे ज्यादा भ्रमित हुआ था कि मुझे क्या करना है। दरअसल मैं इस बिहाफ पे भी आ गया था कि शायद वो एक मेरा दोस्त है, ऊपर से मैंने मेरे दोस्त के मम्मी को शायद उस एक्सटेंड पे ले गया था कि उनकी जान भी खतरे में आ गई थी। वो इतना ज्यादा अनसॉल्व केस में। ये केस आपके दोस्त की मम्मी का था, उनके ऊपर पोजीशन आया हुआ था? पोजीशन नहीं हुआ था राहुल, किसी के ऊपर पोजीशन नहीं था। दरअसल वो घर में दिक्कत थी। तो होता क्या था कि कोई भी इंसान जो उनके घर का होता था, हर 3 से 4 दिन में घर में गिरता जरूर था कहीं ना कहीं। अब सुनने में आपको बड़ा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब उनके घर गए थे तो देखा आधे लोग चोटिल थे उनके घर में। तो सभी के सभी चोटिल थे, किसी का हाथ टूटा है, किसी के सर में चोट लगी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन है ऐसा। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि ये घर अजीब है और वो छोड़ने भी नहीं दे रहा है घर, जो भी उस घर के अंदर चीजें हैं छोड़ने नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब होता है? छोड़ दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, आप दूसरे घर में चले आइए। तो उन्होंने बोला जब भी हम लोग जहाँ से छोड़ने जा रहे हैं, एक इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जा रहा है, इतना ज्यादा डिप्रेस हो जा रहा है कि वो बेवजह सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है घर के अंदर ही। मैंने कहा कोई कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा दोस्त है उसके बहन जो है, तो घर जब छोड़ने की बात हुई, सब लोग बैठे थे हॉल में। कुछ बहुत नॉर्मल सा केस था राहुल, कुछ ऐसा था नहीं इसमें। 12-15 लोग हॉल में बैठे और बोला कि चलो इस घर को छोड़ देते हैं, सही नहीं है। तो मोमेंट ये बात किसी ने बोली है कि हम घर को छोड़ देते हैं, वो लड़की जोर से चिल्लाई है, बहुत जोर से, और जो फोक होती है ना उसको अपने हाथ पे जोर से मार लिया है, मतलब घुसा दिया इतनी जोर से। आप कभी भी नॉर्मली आप फोक को मारेंगे, आपके हाथ में नहीं घुसेगी बाय द वे, जब तक उसे बहुत ज्यादा तेज ना मारे। आपको मैगी वाले फोक की बात कर रहे हैं? यस। तो वो तब तक आपके हाथ में नहीं घुसेगी जब तक आप उसे पूरी दम से ना मारे। जी। उस लड़की ने पूरी दम से मारा और जोर से चिल्ला के बोला नहीं छोड़ना है ये घर, जोर से चिल्ला के बोला ये बात। और बाकी लोग मान गए? सारे लोग देख रहे थे, मतलब मानने के डर गए राहुल। अचानक से शांति से सब जगह तुम बैठे हो और अचानक से एक फोक उठा के तुम अपने हाथ में घुसेड़ लो और कह दो कि नहीं जाना है कहीं पे। तो लड़की की जो आंखें थी बता रही थी कि उनकी पुतलियां बहुत तेज तेज हिलने लगी। खैर उसके बाद वो बेहोश हो गई लड़की, मतलब जोर से बोला कि किसी को नहीं जाना है। उसके बाद वो बेहोश हो गई। होश में आई तो उसको कुछ भी याद नहीं था, उल्टा पेन उसको अलग हो रहा था जहां हाथ में लगी थी। सही किया गया उसको, पंडित वंडित को बुलाया गया, घर में कथा वगैरह हुई कि भाई पोजीशन तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। कुछ भी नहीं था राहुल। जिस दिन पंडित आए हैं, करीबन 1 हफ्ते बाद की बात है, शांति पाठ चल रहा था। आपने सुना होगा कि ये सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, ऐसा शांति पाठ। अब शांति पाठ चल रहा था, शांति पाठ में तो सबको ये समझ में आना चाहिए ना सब कुछ ठीक होगा जी। तो सब लोग बैठे। अच्छा आपको याद होगा जब भी कभी हवन या पूजा होती है तो आगे 2 लोगों को बैठाला जाता है, मतलब मेन संकल्प 2 लोगों से किया जाता है, उसके अराउंड फिर सारी पूजा होती है जो घर के मेन मेंबर होते हैं। तो मेरे दोस्त की मम्मी और पापा 2 लोग बैठे वहाँ पर पूजा में। राहुल पूजा चालू ही, सत्यनारायण भगवान की कथा आधी हुई होगी, मैं आपको बताऊं आज भी बताते समय मेरे को एकदम डर सा लग रहा है कि पूजा के बीच में ही जो इनके पापा थे, उन्होंने जैसे वो हवन में ऐसे डालते ना, अग्नि में हवन सामग्री डालते हैं, डालते डालते अपना हाथ वहीं डाल दिया और कह रहे हैं हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है यहाँ से। वो वहीं डाले रहे, उसी अग्नि में हाथ कंटिन्यू डला रहा। हाथ जला लिया अपना? जला लिया, मोस्टली जली गया था, लेकिन उसको हटा दिया गया, बच गया, मतलब उतना सीवियर बर्न नहीं हुआ था क्योंकि सारे लोग बैठे थे, सबने कवर अप कर लिया। और वो अग्नि से हाथ हटाने के बाद भी यही कह रहे थे कि हमें नहीं जाना है इस घर से, हमें नहीं जाना है, शांति पाठ मत कराओ। और फिर जो है पापा उनके बेहोश हो गए, जिनको पता नहीं चला कि क्या हुआ। पंडित ने भी पूजा वहीं पे रोक दी, क्योंकि हवन में जब आप ऐसे मांस वगैरह कुछ डाल देते हैं सात्विक हवन में, तो वो हवन खंडित हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, अपवित्र हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, खंडित हो जाता है। इसके अलावा राहुल तीसरा एक और खतरनाक इंसिडेंट हुआ था। इनके घर में चाची की एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी वो। सुनने में अच्छा राहुल बहुत सिंपल लगेगा आपको, लेकिन ये था बहुत डरावना। वो अपने एक छोटी सी डॉल के साथ खेलती थी। 3 मंजिल का मकान था राहुल। एक दिन सब लोग कहीं बाहर गए थे, घर में 2-3 बच्चों को छोड़ के केवल। जब ये लोग वापस आए तो देखा कि इनकी जो बच्ची है, मतलब चाची की जो बच्ची है, वो बाकी के दोनों जो छोटे बच्चे हैं उनका बाल पकड़कर टेरेस पर खड़ी हुई है। लटका के उन्हें? नहीं, लटकाई नहीं है, सिर्फ पकड़ के खड़ी हुई है, गिरा नहीं रही है। और जैसे ये लोग आए ना, उसने क्या काम किया, बाल पकड़ा और जोर से फेंक दिया उस साइड, मतलब दोनों को अलग अलग साइड में। तो छत से नीचे या? नहीं, साइड में फेंका, नीचे नहीं फेंका,
और उसके बाद जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे दोनों हाथ रख के एल्बो ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को मुंह पे रख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो करके अपनी पुतलियों को जोर जोर से हिलाने लगी वो, और बार बार ये कहने लगी कि ये मेरा घर है, मेरी तरह से रहना होगा। राहुल, आप समझ रहे हैं, कोई एक एंटिटी जो सभी को पजेस कर रही है लाइन से। राइट, एक एक करके। और मुझे उस घर में बुला लिया गया था बाय द वे, तो मुझे अच्छा बताया नहीं था मेरे दोस्त ने कि क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चला गया। जाने के बाद वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो बाहर मंदिर, अच्छा घर के बाहर एक मंदिर था। ओके। बोला कि उस मंदिर में दुर्गा माता का मंदिर था, सर झुका के आना। तो मैंने सर ऐसे झुका लिया, फिर वापस आया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि सर झुकाने का मतलब जो है वो पूरा दंडवत प्रणाम करना है। मैंने हाथ जोड़े, आमतौर पर हम नमस्ते करते हैं और लौट आते हैं जी। मैं घर के अंदर आया तो देखता क्या हूँ कि उनके जो पापा हैं वो कह रहे हैं कि तुमने सर नहीं झुकाया ना, अब तुम्हारे साथ गलत होगा। और ये कहकर जोर से सांस लेकर वो बेहोश हो गए। फिर सारे लोग आ गए, उनको सही करा। मैंने कहा दिक्कत क्या है, पापा पोजेस हैं? कह रहा भाई अगर आप पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो सभी पोजेस हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। मैंने कहा सब पोजेस हैं तो मतलब बारी बारी सब पोजेस हो रहे हैं वैसा? एग्जैक्टली, एक ही एंटिटी से जो कह रही है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है, ये मेरा घर है। जी। राहुल, मैंने उसको पूछा कि क्या दिक्कत हो रही है, मुझे बात बताओ। तो जब वो बताने चला है तो खांसने लगा जोर जोर से, और इतनी जोर से खांसा है कि उसके गले से खून और पानी एक साथ ऐसे निकल रहा है। मतलब ज्यादा ब्लडिंग नहीं हो रही थी बस, लेकिन ऐसा लग रहा था वो बोल नहीं पाएगा। मैंने उसको कहा तुम एक काम करो, तुम लिख दो। तब उसने मुझे लिख के बताया, वो पेपर आज भी रखे हैं मेरे पास राहुल। उसने मुझे लिख के बताया कि एक्चुअली जब ये घर लिया गया था तो किसी ने बोला था कि गृह प्रवेश करवा लेना, और इन्होंने गृह प्रवेश नहीं करवाया। ओके। और उसके करीबन 1 महीने के बाद इन्होंने एक दूसरी जगह पर घर के ही किसी दूसरे कोने पे गृह प्रवेश करवा लिया, जबकि कोने में गृह प्रवेश नहीं होता है। इफ आई मे आस्क यू अर्श, की गृह प्रवेश जब कराया जाता है तो क्या उसके कोई पैरानॉर्मल मतलब भी होता है उसको? बिल्कुल होता है राहुल। आप किसी नेगेटिव एंटिटीज को, कहीं पर अगर कोई घर खाली है जी, वहाँ पे आप 41 दिन तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है तो वो घर ऑलरेडी नेगेटिव हो जाता है। तो मेरा ये मानना है राहुल कि गृह प्रवेश होना तो बहुत जरूरी है। ओके। अब गृह प्रवेश से रिलेटेड ऐसा क्या भी था जो मतलब यहाँ दिक्कत कर रहा था? मैंने कहा गृह देवता नाराज होंगे शायद से। वो कह रहा नहीं, गृह देवता एकदम सही है। जब मैंने बाकी की चीजें उससे पूछी, बाकी के जितने भी इंसिडेंट थे उसने बताए, तो मुझे ये समझ में आया कि ये काम किसी डाकिनी या फिर शाकिनी का है। मैंने राहुल, अगर आपने पहले एपिसोड्स हमारे सुने होंगे आईपीपी के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डाकिनियां या फिर जो शाकिनियां होती हैं वो उनको एक जगह देनी होती है घर के अंदर, उनको जगह चाहिए होती है। यदि तुम उनकी पूजा नहीं करोगे, उनको जगह नहीं दोगे, अगर वो उस घर में हैं, तो परेशान कर देंगे वो तुमको पूरी तरीके से। उस घर की थोड़ी और हिस्ट्री पता करने पर यह समझ में आया कि इससे पहले कोई उस घर में साधक रहता होगा जिसने शाकिनी या डाकिनी सिद्ध करी, उससे संभली नहीं, तो उसने इस घर की शाकिनी को ये घर दे दिया। बोले इस घर के गृह देवता भी तुम्हारे, इस घर का कुल भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। तो अब से जब भी कोई इस घर में आएगा जी, उस पर तुम्हारा आधिपत्य होगा, उस डाकिनी का आधिपत्य होगा। इसको एक बार जरा वापस रिपीट करेंगे हम लोग कि उस घर के जो गृह देवता थे जी, वो नाराज चल रहे थे? नहीं, गृह देवता कुछ नहीं नाराज थे राहुल, सब कुछ सही था। मेरा ये कहना है, जब मैंने स्टोरी पता करी, उसकी बैक स्टोरी, तो वहाँ पर कोई तांत्रिक साधक मौजूद था, पहले से उस घर में रहता था। उसी का घर था वो। उसके बाद वो वहाँ पर तांत्रिक साधनाएं करता था घर पे, और करने के बाद यदि उससे कोई सिद्धि नहीं संभलती थी तो वो उस घर को प्रोवाइड कर देता था कि भैया ये घर के गृह देवता, क्योंकि लेट सपोज अब राहुल मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं किसी घर में रहता हूँ, ठीक है, और मैंने बोल दिया अपनी किसी सिद्धि को कि ये अब से तुम्हारा, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने सिद्धि को आजाद भी कर दिया है और उसको ये जगह भी दे दी है, और फिर यहाँ से मैं हमेशा के लिए चला गया। तुम्हारा, तुम यहाँ पे रहो, यहाँ के लोगों पे रहो, जो करना है वो करो। तो यही शायद हुआ होगा, क्योंकि जब मैंने पता किया तो यही एक बात थी। जब फैमिली के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने पहले यही सोचा कि हम उस तांत्रिक को कांटेक्ट करें? राहुल, ये सवाल आया ही नहीं ना कहीं से, वो लोग इतना ज्यादा वो नहीं थे, बस केवल इतना आइडिया नहीं था। हाँ, इतना आइडिया नहीं था। पर जब मैंने बोला तो मैंने कहा आपको किसी बड़े तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम भी तो सॉल्व कर सकते हो। बात तो सच थी, मेरे दिल से कभी ये गवारा नहीं हो रहा था कि मैं करूं, बट स्टिल मैंने वो किया केस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था राहुल कि वो ओवर पावर कर जाएगा मुझको। क्या आपको इस किस्म के इंट्यूशंस अर्श पहले आ जाते हैं कि मतलब यहाँ पे प्रोबेबली ये शायद नहीं चल पाएगा? आ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो शक्तियां होती हैं वो आभास कराती हैं तुमको। कभी कभी शक्तियां हेलुसिनेट भी कराती हैं कि तुम नहीं कर पाओगे ऐसा करके। तो ऐसे में लाइक आप क्या करते हैं? आप उनकी सुनते हैं या फिर उसके खिलाफ जाकर? मैं खिलाफ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं गया और मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसा अनसॉल्व्ड केस था जो आज भी मतलब याद करता हूँ तो दिल दहल जाता है। तो मैंने मुद्रा योग वहां पर कुछ किया।
मुद्रा योग से रिलेटेड कुछ चीजें करी। और एक होती है रक्षक की मुद्रा, मतलब जहाँ पर आप शरीर को सेव करते हो जी। मैं सारी मुद्राएं उल्टी कर रहा था राहुल, मैं अपनी ही प्रोटेक्शन घटाता जा रहा था। ओके, मतलब वो आपको भ्रम में डाल रही थी एंटिटी, बहुत ज्यादा भ्रम में डाल रही थी। और एट द एंड आके जब मुझे लगा है कि अब मुझसे होगा नहीं, अब इससे ज्यादा अगर मैंने कर दी तो शायद मैं भूल जाऊंगा जो भी मैंने मुद्रा योग सीखा है। ये भी पॉसिबिलिटी है राहुल। तो मैंने उस प्रोसीजर को वहीं बीच में रोका। ओके। उन लोगों से बोला, एक अच्छे तांत्रिक का मैंने उन्हें बता दिया कि कहाँ बैठते हैं वो, ये लोग चले गए और तब जाके ये केस सॉल्व हुआ। मतलब मैं आज भी केस फाइनली सॉल्व हो गया फिलहाल, लेकिन मैंने नहीं किया बाय द वे, मैं पीछे हट गया उस केस से। ओके। तो ऐसे भी केस रहे राहुल जहाँ पर दिल दहल जाता है सोच के कि मतलब क्या करें। हर्ष, हमने जितनी भी एंटिटीज डिस्कस करी हैं जी, उन सब में अगर किसी से पूछा जाए या हमसे पूछा जाए कि सबसे पावरफुल या सबसे इम्पैक्टफुल कौन है, जी, जो पहला नाम जो जहन में आता है दैट इज ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म मुंजा या ब्रह्म राक्षस। यस, मुंजा भी और ब्रह्म राक्षस, लेकिन एक ऐसी एंटिटी है जो शायद एंटिटीज की सबके परे है। बिल्कुल। तो क्या कभी आपका पाला पड़ा है किसी ब्रह्म राक्षस से? राहुल, ये सवाल अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं झूठ बोलूं या सच मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यस, एक ऐसा केस था जहां पर मेरा सामना एक ऐसी बड़ी एंटिटी से हुआ था जिसका रिजल्ट मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ।